A very good afternoon to all of you. So today we are going to start electronic configuration, how we can write electronic configuration. Okay, before starting electronic configuration, we have some rules and regulations which help us to write electronic configuration. The first rule is Aufbau principle. Now, Aufbau principle gives us a sequence in which the subshell are filled up depending on relative order of energies of various subshell. अब इस बात से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर जो हर एक सबशेल है आपका, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा जब भरा जाता है उसका एक सीक्वेंस होता है. देयर इज ऑलवेज अ सीक्वेंस इन विच वेरियस सबशेल्स आर फिल्ड and that sequence depends upon the amount of energy of that particular subshell. और जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी उसे पहले भरा जाएगा. So the subshell with minimum energy is filled first, and when this subshell obtain maximum quota of electron, जब उसके अंदर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, देन उसके बाद हायर एनर्जी वाले सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करा जाएगा. तो एग्जाम में पूछते हैं अगर व्हाट इज अबव प्रिंसिपल, तो आपको ये नाम देना है इसका, दैट इज सबशेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट. व्हेन this subshell obtain maximum quota of electron, then the next subshell of higher energy start filling. Clear? ये आपका रूल होता है. अब इस रूल में सबसे कम एनर्जी आती है हमारे पास 1s, देन उसके बाद ज्यादा एनर्जी आती है 2s, 2p, देन 3s, 3p, 3d. इस तरीके से एनर्जी हमारी चलती है. अब ये एनर्जी को करने के लिए, एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक रूल होता है, n+l रूल. अब n का मतलब क्या है? याद है आपको? n अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर. सो इन दोनों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है उनको हम लोग ऐड करते हैं, और जिसकी वैल्यू अगर हमें दो पता करना है कि भाई इन दोनों में से किस में भरा जाएगा, तो हम इन दोनों की वैल्यू को ऐड करा जाता है, और इस वैल्यू को ऐड करने पे जिसका नंबर कम आता है उसकी एनर्जी को कम माना जाता है, जिसका नंबर ज्यादा आता है उसकी एनर्जी को ज्यादा माना जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 1s, 2s, 3s, 2p, 3p, 3d, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी एनर्जी इसकी हो जाएगी? n की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1. अगर मैं 2s की बात करूँ, 1 + 0 इज इक्वल टू 2 + 0 इज इक्वल टू 2. अगर मैं 2p की बात करता हूँ तो ये 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. देन अब मैं 3s, 3p और 3d की बात करता हूँ. 3s की बात करता हूँ तो 3 + 0 इज इक्वल टू 3. 3p की बात करता हूँ तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4. और मैं अगर 3d की बात करता हूँ तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5. ठीक है. इनके बाद में तीसरी जाती है 4s. 4s की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 + 0 इज इक्वल टू 4s. 4p, 4p की बात करता हूँ तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5. अब एक बात ध्यान से देखना, 1s 1 एनर्जी n+l वैल्यू, 2s की 2 बताया, 2p की हमारे पास 3 बताई. तो सबसे पहले शेल इसमें फिल होगा, देन इसके बाद 2s के अंदर, देन 2p के अंदर. अब 2p और 3s दोनों की n+l वैल्यू है 3. ये बात ध्यान रखो. तो अब किसमें पहले भरा जाएगा? जिसकी n वैल्यू ज्यादा होगी उसको हायर एनर्जी माना जाएगा. सो द subshell which have higher value of n will be filled later, or energy will be considered as higher. तो अगर हमारे पास n+l वैल्यू दो सबशेल की सेम आती है, तो जो सबशेल हमारी हायर एनर्जी पे है उसी की एनर्जी को, जो सबशेल में n की वैल्यू ज्यादा है उसे हायर एनर्जी माना जाएगा. तो इसीलिए 1s, 2s, 2p पहले भरा जाता है, उसके बाद 3s आया, देन 3p आया, 3p के बाद में अब 3p है, और 4d. 4d का मतलब है 5. अब ध्यान से देखो, 4d की एनर्जी है आपके पास 5, और इससे कम आपके पास है 4s की. तो 3p के बाद 4s भरा जाता है, उसके बाद फिर 3d आएगा. सो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, then 4s, then 3d. इस तरीके से सीक्वेंसिंग चलती है.
ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट इसके अंदर? अब n+l रूल क्या होता है? The subshell with lowest n+l value is filled up first when two or more subshell have same n+l value. Then the subshell with lowest energy of n is filled first. तो जो सबशेल जिसपे लोअर एनर्जी ऑफ n की वैल्यू होगी n+l की वैल्यू उससे पहले फिल करेंगे। अगर बाई चांस n+l वैल्यू दो शेल की आपकी सेम आती हैं तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसे हायर एनर्जी माना जाएगा और जिस सबशेल में n की वैल्यू विल बी लेस इज कंसिडर टू बी एट द मिनिमम एनर्जी और द लीस्ट एनर्जी। इज दैट पॉइंट क्लियर? n+l वैल्यू का रूल क्लियर है? चलिए जी, अब ये एक सीक्वेंस देखो। अब एक काम करो, इस सीक्वेंस को आप लोग मेरे साथ बनाइएगा एक बार। मैं बताता हूँ किस तरीके से बनाना है इसको। ये आप मेरे साथ प्लीज बना लीजिए, नहीं तो आपको ये कभी समझ में आएगा नहीं। इस तरीके से लिखो, ऐसे ही मेरे साथ ये इतनी स्पेस पे आप लिखते जाइए। ज्यादा नहीं लिखने, जो जो मैं कह रहा हूँ उतने उतने लिखते जाओ, एक एक आगे बढ़ाते जाओ उसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से लिखते जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। 4p 4d 4f। अब एक एक कम करते जाना। 6d लिख लो बेशक, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 4s हो गया, 7s। ये बन गया। अब सबसे पहले ये, उसके बाद में टेढ़ी लाइन लगाते जाओ। ये, देन दिस वन 2p 3s, देन दिस वन, देन दिस वन, दिस वन, इस तरीके से आपके पास ये सीक्वेंस बनेगा। और अब इसको चाहो तो डॉटेड लाइन लगा के ये ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सीक्वेंस मेरे पास क्या बना? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 6d। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरी की पूरी एनर्जी का सीक्वेंस आएगा जिसमें आपको यहाँ तक याद करने की 4p या 5p 4d या 5p तक याद करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको याद करने की जरूरत इसमें कुछ ज्यादा पड़ती है नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया तो बताइए, कोई दिक्कत आई किसी को तो पहले बताओ, जल्दी बताइए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? भानु, ईशा, क्लियर है? भूमिका, ईशा, क्लियर बेटा? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारे पास ये सीक्वेंसिंग रहती है। ठीक है, अब इस सीक्वेंसिंग को भरते कैसे हैं अभी आपको बताते हैं। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। देन आपके पास में d आता है, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन।
ये बात याद रखना, ठीक है। अब एक रूल और आता है, उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीज। दो रूल और हम पढ़ेंगे, हम इन्हें बोलते हैं पॉलीज रूल एंड हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अब ये रूल क्या कहते हैं, इनको ध्यान से सुनो। अब देखो जी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये साइंटिस्ट हुए थे पॉली 1925 में। इन्होंने बोला था, ही टोल्ड दैट or he stated that no two electrons in an atom can have same value of 4 quantum number। किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो क्वांटम नंबर, दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सारे के सारे सेम नहीं हो सकते। किसी दो इलेक्ट्रॉन का सब कुछ सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। इसे बोला था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। An orbital can have only two electrons and that two of opposite spin। और इस बात को दूसरी तरीके से बोल सकते हो कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे कि ये वाला दो इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो इन एन ऑर्बिट only two electrons can be accommodated and these two have opposite spin। ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब आ जाओ हून्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट during the distribution among the orbitals of subshell in such that electrons are distributed in such a way that maximum number of unpaired of electrons with parallel spin, that is shell pairing of electrons, will start until then unless orbitals of same subshell will have one electron each with their spin। अब देखो कहने का क्या मतलब है, कभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हुए याद आया आपको कैसे बैठते हो, एक एक करके टीचर सबको अलग अलग बैठाता रहता है। अब जब पूरे के पूरे डेस्क बेंच भर जाते हैं देन आपकी पेयरिंग स्टार्ट करवाता है। सेम ऐसे ही सपोज करो, मान लो ये आपके पास एस पी डी, ये आपके पास मान लिया एक ऑर्बिटल आया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आया, दो, तीन, चार, इस तरीके से नहीं होगा काम। एक दो तीन चार, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे ऐसे, ये दिस इज द रॉन्ग वे। अब हमें अगर चार इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरने हैं तो एक दो तीन चार, सो सॉरी 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 उल्टा बोल गया मैं। दिस इज द करेक्ट वे टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स। हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक करके आएगा। दिस इज द रॉन्ग वे टू फिल द इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन में पहले दो दो रिफिल होंगे। पहले जितने आपके पास ब्लॉक्स हैं, जितने खाली जगह बची है, उनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। देन उसके बाद पेयरिंग उसकी स्टार्ट होगी। उसे बोलते हैं हूल्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। इसमें कोई डाउट है किसी को, दोबारा बताऊं क्या, दोबारा बताऊं क्या, जल्दी बोलो। सपोज करो किसी के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छठा सातवां। तो इस तरीके से भरा जाएगा ये। पहले एक तीन चार पाँच, पाँच भरेंगे हम लोग सिंगल सिंगल सिंगल, उसके बाद पेयरिंग को स्टार्ट करा जाएगा। इज दैट क्लियर, यस और नो, जल्दी बोलो भाई। ठीक है जी, इसे बोलते हैं हम लोग हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स in such a way or in an atom of an element is known as electronic configuration। अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसका मतलब होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शेल की में, सब शेल के अंदर वेरियस तरीकों से उसको अरेंज करके दे। दैट शुड बी arranged or that should be in a proper order। So distribution of electrons and the various shells, subshells and orbitals in an atom of an element is called its electronic configuration। उसे बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और
अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम पीस ऑफ पेपर पे लिख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? वही है, जल्दी बोलो जल्दी। हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने आराम से उठा के लिख लिया। ठीक है, उस लिखने के तरीके में हमारे पास सबसे पहले आता है NLX। ये हमारे पास मेन रूल पड़ती है। N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये जो X है ये बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। लास्ट शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसके बारे में बता रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आपके पास में फॉर्मूला आता है NS या फिर N71, N7 लगा लो, बस खत्म कहानी। N7, 7 का मतलब यहाँ पे 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन केस ऑफ नाइट्रोजन। तो 7 है इलेक्ट्रॉन काउंट 1s2, 2s2, 2p3, 4 5 6 7 8 हो गए तो नहीं, 4 और हाँ ठीक है, 4 और 3 7, 7 और इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए हुए हैं। इस तरीके से काम बन गया। अब जरा इसकी आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2 ये आया, 3 है यहाँ पे, 1 2 3। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। ऐसे नहीं, ये करेक्ट वे इलेक्ट्रॉन्स को भरने का। इसमें हम ऐसे नहीं भर सकते कि एक दो भर के एक यहाँ छोड़ दिया। यू कांट डू लाइक दैट। हमेशा एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फिट होगा। ये हमने कर लिया नाइट्रोजन का। अब ऐसे ही देखो, इसे बोलते हैं हम लोग बॉक्स ऑर्बिटल नोटेशन। ये 1s2 2s2 इज नोन एज ऑर्बिटल नोटेशन, और ये ब्लॉक नोटेशन होती है, ये ऑर्बिट डायग्राम कहलाया जाता है। इसको ब्लॉक नोटेशन भी कहते हैं क्योंकि हम लोग इसको ब्लॉक 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 बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में कंडेंस फॉर्म लिखा है। कंडेंस फॉर्म में क्या करते हैं कि जो भी हमारी नियरेस्ट गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन गैस उससे पहले वाली, उसकी लिख के ब्रैकेट में बंद करके हम जो है लास्ट में अपनी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात? कोई डाउट है इसमें आपको? आर यू फेसिंग एनी डाउट इन दिस? जल्दी बोलिए, कोई डाउट हो तो। ओके जी। अब ये जो मैंने हून्स रूल पढ़ा था, जिसने ये बताया कि मेरे को ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा यहाँ पे सिंगल सिंगल। जब किसी भी सबशेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका अनपेयर्डनेस बढ़ जाती है। क्लियर? और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, ये बड़ी काम की चीज है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिज्म। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये है जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म ऑफ आपके पास एटम का बनेगा। क्लियर? और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसका रिवर्स क्या बन जाएगा आपके पास में? उसका रिवर्स बन जाएगा डायमैग्नेटिज्म। जैसे कि जिंक, जिंक है जिंक 30। उसको बना के देखना, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक भी पेड अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला। ओके, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला आपके पास में। तो सारे सारे क्या हो गए, ये डायमैग्नेटिक नेचर हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज लेस, देयरफॉर डायमैग्नेटिक कैरेक्टर इज हाईएस्ट, एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर लोएस्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, हाँ या ना? जल्दी बोलो। क्लियर हुई ये बात? भानु नहीं क्लियर हुई? दोबारा बताऊं? भानु बेटा अनम्यूट होके बताना। हम्म, ओके जी। एंड भूमिका, ईशा? ठीक है जी।
क्या कर रहे हो? ओके बेटा ईशा। तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर अब देखो फटाफट, जल्दी से मुझे बताओ, फाइंड आउट विच इज पैरामैग्नेटिक, विच इज पैरामैग्नेटिक एंड विच इज डाया मैग्नेटिक। जरा मुझे बताओ कौन कौन है इसके अंदर से। स्कैंडियम, नाइट्रोजन, जिंक। स्कैंडियम 21 है, नाइट्रोजन आपके पास है 7 और जिंक 30। जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करो, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। पहले स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जल्दी से। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए मेरे को, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है 1s2 2s2 2p3। अब इसमें लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखो, मैं इसको क्लियर करता हूँ। लास्ट शेल के अंदर 2p3 है, लास्ट के दो शेल देखो हमेशा 2p3, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास। वी हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम में 1s2 2s2 2p3 3s2 3p6 4s2, ठीक है। और ये मेरे पास लास्ट में आ जाएगा 1s2 2s2 2p3 3s2 3p6, ठीक है जी, 3s2 देन 3d1, लास्ट में 3d1 आया। और लास्ट के दो देखिए, s पूरा है 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। डी सबशेल के अंदर 1 2 3 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक 30 होता है, जिंक में देखो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब 4s2 3d10 है, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा पूरा है तो इसके अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमारे पास जिंक क्या हो गया, जिंक इज डाया मैग्नेटिक इन करेक्टर, और सोडियम और स्कैंडियम दे आर पैरा मैग्नेटिक इन करेक्टर। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा आगे यूज होगा है डायमैग्नेटिक इन नेचर पैरामैग्नेटिक इन नेचर के बारे में पता करने का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ठीक है। क्लियर आ गई। अब अगर मैं कंपेयर करूं इनके बारे दोनों के बीच में, स्कैंडियम और नाइट्रोजन के बीच में पैरामैग्नेटिक करेक्टर किसका ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के अंदर वी हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक करेक्टर इज मोर देन दैट ऑफ द स्कैंडियम, एंड देन द लीस्ट वन इज ऑफ जिंक। तो ये भी चीज याद रखना, इसके ऊपर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हमेशा याद रखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिक करेक्टर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिक करेक्टर, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमैग्नेटिक करेक्टर। क्लियर हो गई बात ये, इसमें कोई डाउट है किसी को? यस और नो? ठीक है जी, अब हमने ये चीज पढ़ लिया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखनी सीख ली है, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑर्बिटल नोटेशन में आप लिख सकते हो, और एक नोटेशन होती है कंडेंस फॉर्म में, और इसको हम लोग बोल देते हैं कई बार नोबल गैस
फॉर्म ऑल्सो, या नोबल गैस नोटेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के सबसे पास की जो नोबल गैस होती है हम लोग उसमें उसे कंडेंस करके लिख देते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से सबसे पास में नोबल गैस है हीलियम, तो हमने इसको लिख दिया। अब या फिर मैंने देखो अभी ये लिखा था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जिंक था। जिंक के पास में सबसे पास में नोबल गैस होती है, कौन सी होगी, जिंक के सबसे पास नोबल गैस आर्गन बनेगी, तो यहाँ पे 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे यहाँ पे हमारे पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आर्गन करके 4s2 3d10, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू शो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि इससे पहले कि किसी नोबल गैस को हमने फिक्स मान लिया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन लिख दी। तो ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। क्लियर। अब एक आता है आपके पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन तब होती है जब भी कभी फॉर एग्जांपल आपने मान लो कॉपर या क्रोमियम की लिखते हैं, हम लोग क्रोमियम की लिखते हैं 24। अब इसकी लिखनी शुरू करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। 2 + 2 4 6 10 11 12 12 + 6 18 19 20 20 + 4 24, ये 24 आ गया। बट हमेशा याद रखिए जब भी 3d डी के अंदर या तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए या डी के अंदर आपका 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इन दोनों ही केस के अंदर डी क्या करता है, इससे पहले वाले एस से, इससे जो पहले इनका 4s होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। इट ग्रैब्स द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेनल्टीमेट और द प्रीवियस 4s। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब एक्चुअल में 4s1 3d5 हो जाएगी। 4s1 3d5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इस बात को याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आप इस बात को याद रखिएगा, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किस लिए होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब ये D5 है, D5 क्या बन गया, हाफ फिल्ड। मैंने बताया यहाँ पे फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये ऐसा इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चेंजेस आता है। और ये सिर्फ किस में आएगा आपका, याद रखिएगा 3d5 और 3d9 वाले केस के अंदर आपको याद रखना है। That stability of half-filled and completely filled orbitals like copper 29 electrons and chromium 24 electrons is a little bit more than that of the other one. So there is a shifting of electron from the lower energy, that is 4s orbital, to the higher energy, that is 3d orbital, to make the distribution of electron more symmetrical. लोअर एनर्जी वाले 4s से शिफ्ट हो जाता है हायर एनर्जी वाले 3d में, सो दैट कि एक सिमेट्रिकल आपके पास में चीजें दिखे, और इस वजह से मोर स्टेबिलिटी होती है। ये बात क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ मेरे को, इसके बाद आज थोड़ी सी देर और लेक्चर में आओगे, 15 मिनट का एक और लेक्चर अटेंड करोगे नहीं, फिर आपका फिजिक्स का ट्यूशन का टाइम है अब। नहीं, ओके जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा एज पर द एनसीईआरटी तो सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। बट इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के लिए जो कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमें इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना, हमें इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये चीज और करवाऊंगा आपको। कल का एक लेक्चर और बचा है, उसके और हमारा ये चैप्टर फिनिश अप। क्लियर। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, यहाँ तक करिए अच्छे से। उसके बाद कल हम कुछ क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और देन शेप और इसके बारे में, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, शेप, मोमेंटम के बारे में पढ़ के काम खत्म करेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसके अंदर तो बताइए। चलिए तो फिर कल मिलते हैं हम सेम टाइम सेम जगह पर। बाय बाय, टाटा।